पर वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मिड ईयर के हवाले से जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूड करना ठीक नहीं है। पढ़ाने के हवाले से मैं पढ़ा दूंगा उसको। 14th बोलिए उन्होंने आपको मिड ईयर, ये 10th? जी भाई, क्या डेट बोलिए मिड ईयर 14 की? 14। 14। बस 2 हफ्ते तो रह गए। अब 2 हफ्ते में जो है ना वो टॉपिक थोड़ा सा रश हो जाता। पीरियड 3 जो है ना उसमें पढ़ाना भी है, उसके क्वेश्चंस भी कराने, तो अभी इसके ही क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा ये देखें, इसके ना आप लोगों ने आई थिंक ये कंप्लीट कर लिए थे ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, राइट? यस। अच्छा अब इसमें क्या है, फायदा ये है कि जो दूसरा ग्रुप है ना वो आपसे पीछे, सेक्शन ए। तो ये देखें, सेक्शन ए का काम मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्शन ए वालों ने ये अभी क्वेश्चंस किए हैं, तो ये पूरे एक सॉल्व हुए हैं मेरे पास, ये मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना था, पूरा सॉल्व किया है उनके साथ मैंने मिलकर ना। तो ये सब सॉल्व हो गया है। तो ये अभी मैं आपको ये भी अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों का गूगल क्लासरूम का डेडिकेटेड ग्रुप बनाया था मैंने? अभी तक नहीं बनाया? बनाया हुआ है? पता नहीं, देखते हैं। सेक्शन सी, बेल्स क्लास वर्क है आपके पास, पर इसमें हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं है, तो अभी हम बना रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो वो बच्चे जो हमारे पास गूगल क्लासरूम पे नहीं हैं वो यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। अभी मैं उनसे लिंक शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं काम शेयर कर रहा हूँ सेक्शन ए वालों का पहले, क्योंकि वो आपके पास अभी नहीं है। सही है, ये सेक्शन ए का काम आ गया, और ये आप लोगों के सेक्शन का काम आ गया जो अभी तक हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि स्कूल वालों से बोलूं कि मुझे वीडियोस आप दें और यहीं पे मैं पोस्ट कर दूं, तो आपको बार बार वीडियोस मतलब जूम लेक्चर्स जो होते हैं रिकॉर्डिंग, वो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो ये देखें, दोनों फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं, ये मैंने पोस्ट कर दी। वो बच्चे जो इस लिंक पे नहीं हैं वो जरा ये लिंक है, ये ज्वाइन कर लें। आई थिंक पहला वाला एल है, ये LAM है, ये IAM नहीं है। ये मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, ये मैंने भेज दिया। ठीक है, इसका इनवाइट लिंक कॉपी करके भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। इस ग्रुप का इनविटेशन लिंक है। सेक्शन सी का सही है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हमें इसके आज क्वेश्चंस करने थे, तो मैं जरा दोबारा से आपके सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन सी पे आ जाएं। सेक्शन सी में आज हम एक नया काम ऐड कर रहे हैं और इसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चंस। एनर्जी क्वेश्चंस, तो हम आज आयनाइजेशन एनर्जी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस कहाँ हैं? आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस हमारे पास ये रहे। यहाँ से आगे हमें इसको सॉल्व करना है सब क्वेश्चंस को। एक मिनट मुझे दीजिएगा। हमजा बेटा, अगर आपने ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है ना, तो आपको अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। जी, शुरू के 3 मलिया मैंने करा दिए थे, बट मैं बिल्कुल स्क्रैच से ही सॉल्व करूंगा ताकि सारा काम एक जगह सेफ हो जाए और बच्चों को प्रॉब्लम ना हो बाद में। सबकी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ असल में मैं ना साथ साथ, तो कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका है सॉल्व करने का, किस लॉजिक से सॉल्व हो रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे को क्या पता होना चाहिए। ये आपके यहाँ तक, ये मैंने कॉपी कर लिया इसको सबको,
यहाँ से यहाँ पर पेस्ट हो गए। 1 मिनट दीजिएगा, पेस्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। चले आ गए भाई। सो गोइंग एट द टॉप, हमें इतनी जगह काफी रहेगी हर क्वेश्चन के साइड में उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन भी दिखेगा, एक्सप्लेनेशन भी साइड में आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने इस लॉजिक से सॉल्व किया था। मैं हर क्वेश्चन के बाद जो है ना वो एक मार्क लगा रहा हूं कि ये यहाँ की बाउंड्री है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक है। ठीक है, सॉरी। सो इसमें बच्चे को पता होना चाहिए, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्योरी पता होना चाहिए स्टूडेंट को, कि थ्योरी लिखने का मेरा मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को ये पॉइंट अगर पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि नंबर 1, सक्सेसिव आयोनाइजेशन energies always increases due to electrons being removed from cation। ठीक है, हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैटाइन में से निकल रहे होते हैं। लार्ज इंक्रीज indicates change in shell। जहां पे भी सबसे बड़ा इंक्रीज है इसका मतलब वहां शेल चेंज हुआ है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट को पता होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन comes out of comes from वैलेंस शेल। पहला इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बाहर आता है। 3 बातें बच्चे को पता होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो आया ना, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे सबसे लार्जेस्ट इंक्रीज है, लार्जेस्ट राइज। अभी कौन सा नंबर बनता है? ये बनता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम ये पढ़े लिखे अल्फाजों में ये बोलते हैं लार्जेस्ट राइज बिटवीन 6th एंड 7th आयनाइजेशन एनर्जी। छठे और 7वें के बीच सबसे बड़ा राइज है। इससे पता चलता है इट्स ग्रुप 6। ये ग्रुप 6 का है। अब उसके बाद स्टूडेंट को क्या करना है? पीरियोडिक टेबल में जाना है और ग्रुप 6 का एलिमेंट ढूंढना है। तो वो कौन सा था बेटा हमारे पास? कौन निकला था इन चारों में? टीई निकला था। तो भाई टीई भाई है ना, ये हमारे आंसर थे। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हुए भी बच्चे को सेम थ्योरी पता होना चाहिए। इसकी जो थ्योरी है सेम एज क्वेश्चन 1 की थ्योरी है। ठीक है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इस थ्योरी को, क्वेश्चन 1 वाली थ्योरी है इसकी। अब हिंट स्टूडेंट के लिए इस क्वेश्चन में ये है कि ग्रुप 4 एटम will show a large increase between 4th and 5th आयनाइजेशन एनर्जी। देखें क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि इनमें से कौन ग्रुप 4 में है। तो जैसे तो जो ग्रुप 4 में होगा उसका जो लार्ज इंक्रीज होगा वो 4th और 5th के बीच में होगा। तो जस्ट
look for large increase between fourth and fifth ionization energy. So C is the answer. सी में हमें सबसे लार्ज इंक्रीज नजर आया था, इससे बड़ा इंक्रीज फोर्थ और फिफ्थ में हमें कहीं नजर नहीं आया था। इसके बाद इस क्वेश्चन की जो थ्योरी है हमारे पास, इस क्वेश्चन की थ्योरी भी सेम एज क्वेश्चन 1 है, पर इसको सॉल्व करने की जो हमारे पास हिंट है वो ये है कि अगर आपने थ्योरी यूज कर ली है तो आपको पता चल गया होगा इट इज इन ग्रुप 6। ग्रुप 6 में क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपके पास लार्जेस्ट इंक्रीज आया है बिटवीन 6 and 7। ग्रुप 6 है, इट इज ग्रुप 6 which is in P block। ग्रुप 6 जो होता है P block में होता है and is ग्रुप 6 P block में होता है और it is P4। क्या होता है वो? P4 होता है। P4 होने के हिसाब से आपका आंसर जो है वो C बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया था, ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो गया है। ये 3 थ्योरी भी लिख दी है सबके साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 से हमने आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की थ्योरी ये है, आपको ये थ्योरी पता होना चाहिए वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप। थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस along a period एनर्जी ग्रुप में कम होती है, पीरियड में बढ़ती है, ग्रुप में कम होती है। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरी है। अब हिंट ये है इसके लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि यूज पीरियोडिक टेबल टू फाइंड these elements and take help from period and group to तो पीरियड टेबल में आपको ये इस तरह दिखेंगे सारे, ये देखें, ये पीरियड टेबल में आपके पास फ्रांसियम और रेडियम ये रहे, ये 7th पीरियड में। अब इस इन दोनों पे पीरियड ट्रेंड चलेगा। तो पीरियड ट्रेंड में क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी आगे जाके बढ़ती है, तो रेडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये हायर होना चाहिए क्योंकि रेडियम फ्रांसियम से आगे। हायर का मतलब है मोर एंडोथर्मिक होना चाहिए। ठीक है, रेडियम की। रेडॉन भाई यहाँ है और राइट पर है और थोड़े से ऊपर भी हैं। रेडॉन भाई ये रहे, ये ऊपर भी, ऊपर जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और राइट पे जाते हुए और बढ़ती है, तो ये मोस्ट एंडोथर्मिक है। दिस इज मोस्ट एंडो। तो ये इसी ऑर्डर में आएंगे। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी फ्रांसियम की होगी क्योंकि वो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पर है।
उसके बाद रेडियम की होगी, और सबसे ज्यादा रेडॉन की इसलिए होगी कि ना सिर्फ वो सबसे ज्यादा राइट पर है, ऊपर भी है। ऊपर हो जाने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ये ऑर्डर आपका बनेगा, फ्रांसियम, रेडियम, रेडॉन। पहले तो माइक अनम्यूट करके कोई पूछ ले अगर किसी को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही यहाँ पे। सर एक बात पूछनी थी। सर मैंने ये पूछना था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के हवाले से हम ये सॉल्व नहीं कर सकते क्या? नहीं, ये पीरियड और ग्रुप का ट्रेंड है। नहीं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जीज है ना, तो जैसे फ्रांसीशियम जो है S1 में आ रहा है और फिर S2 में और ये P6 में, तो हम इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते कि S1 में सबसे कम होती है और इस तरह P6 में सबसे ज्यादा होती है। पर ये एक पीरियड में नहीं है ना, वो चीज तो एक पीरियड पे अप्लाई होती है ना, अच्छा, सब एक मैंने पीरियड में इस नहीं है ना तरह ये। सॉल्व किया था तो उस तरह भी हो गया था। उस तरह इसलिए हो गया क्योंकि एक पीरियड में नहीं है। अगर इत्तेफाक से फर्ज करो, ये ये दोनों जो होते हैं फ्रांसियम, रेडियम, ये पीरियड 3 में होते हैं, और रेडॉन जो है वो पीरियड 7 में होता है, नीचे होता है, तो ये लॉजिक थोड़ी अप्लाई होती, उसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती। यहाँ जो ओके, लॉजिक अप्लाई होगी वो ग्रुप ऑफ पीरियड रूल अप्लाई होगा। ठीक है, ये रूल अप्लाई सही होगा है। यहाँ पे कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में जाते हुए इंक्रीज होनी है, पीरियड में, और ग्रुप में नीचे इन दोनों में पीरियड रूल अप्लाई होगा। ये तो बहुत आसान है, आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है तो ये तो सिंपल फैक्ट है, इसमें तो मैं आपको कुछ पढ़ा भी नहीं रहा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से कहते हैं, इसकी कोई कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। इधर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती +1 से +2 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा, विच फैक्टर हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सोडियम। तो इसकी थ्योरी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज। ग्रुप में क्या फैक्टर बढ़ा था? एटम का साइज बढ़ता है, न्यू शेल्स, नए नए शेल्स आते हैं, मोर शील्डिंग, शील्डिंग बढ़ती है ग्रुप में नीचे। इनमें से कोई भी चीज हमारे आंसर की वजह होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी एनर्जी कम होने की वजह ये तीन बातें होती हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, ये गलत बात है। न्यूक्लियर चार्ज से आयनाइजेशन एनर्जी कम कभी नहीं होती, बढ़ती है। द आउटर इलेक्ट्रॉन इज एन एस सबशेल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है। रिपल्जन बिटवीन स्पिन पेयर इंक्रीजेस, ये तो सारे अनपेयर्ड होते हैं, ग्रुप वन वाले सारे S1 होते हैं, तो ये तो कोई स्पिन पेयर रिपल्जन है ही नहीं कहीं पे। डी आपका आंसर बनता है इसमें, क्योंकि डी जो है वो शील्डिंग इंक्रीज होती है ग्रुप में। जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो यहाँ जाके ग्रुप को रिविजिट कर सकते हैं। ये देखें, ग्रुप में मैंने पूरा समझाया था, ये ग्रुप वाला टॉपिक है, ये थ्योरी डाउन द ग्रुप वाली टॉपिक है, तो ये यहीं पर पूरा पॉइंट्स हैं ग्रुप वाले। तो ये आपके थ्योरी ध्यान में होना चाहिए क्वेश्चन करते वक्त। कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही हो, माइक अनम्यूट करके फौरन रोक कर पूछ लें, क्योंकि मैं एक फ्लो में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सही है, ये आपका काम है, आपने पूछना है अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें जो है ना, आपको थ्योरी ये पता होना चाहिए स्टूडेंट को कि, एक मिनट भाई, अगर आप यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी रखते हैं, ठीक है, ये है ट्रेंड इन पीरियड, पीरियड का ट्रेंड।
तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्रुप 8 होता है पिछले पीरियड का, यहाँ पर ये ग्रुप 8 है पिछले पीरियड का, प्रीवियस पीरियड, ये पिछले पीरियड का ग्रुप 8 है। प्रीवियस पीरियड का ग्रुप 8 है। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएगा ग्रुप 1, ठीक है। फिर उससे ज्यादा होगी ग्रुप 2, उससे कम होगी ग्रुप 3, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पे बढ़ेगी, ग्रुप 3 पे कम होगी, फिर ग्रुप 4 पे ज्यादा हो जाएगी, ग्रुप 5 पे और ज्यादा हो जाएगी, ग्रुप 6 पे ड्रॉप होगी, ग्रुप 7 पे बढ़ेगी और ग्रुप 8 पे बढ़ेगी। थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ग्रुप 8 पे सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद ग्रुप 1 आएगा नेक्स्ट पीरियड का, फिर से यहाँ आ जाएगा ग्रुप 1। तो ये जो लाइन है ना आपके पास, ये लाइन, ये इतना, ये लाइन है, ये अलग पीरियड्स को शो करती है, ठीक है। सो दिस इज अ न्यू पीरियड, दिस इज अ न्यू पीरियड, this whole is a same period, this is same period, this one was part of the previous period, ठीक है, प्रीवियस पीरियड का हिस्सा है। उस हिसाब से दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ऑल्सो ग्रुप 1, ये भी ग्रुप 1 है, ये भी ग्रुप 1 है, एक्स और वाई दोनों ग्रुप 1 बनते हैं आपके पास, इसलिए आपका आंसर ए है, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो गलत है, सही है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका आंसर। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्वेश्चन 9, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ कि इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की हिंट ये है कि इन्होंने जो आपसे बोला हुआ ना कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हायर देन ईच ऑफ इट्स नेबर, विद द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ईच ऑफ इट्स नेबर। तो हिंट ये है कि यूज पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें कि आप ए बी सी डी के ना आइडेंटिटी निकालें, ठीक है। फाइंड एलिमेंट बाय काउंटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ए के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज मैग्नीशियम। बी के पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज एल्यूमिनियम। सी के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज सिलिकॉन। और डी के पास 15 इलेक्ट्रॉन है, इट इज फॉस्फोरस। पहले तो आप ये काम करें, उसके बाद आप क्या करें, देन यूज डेटा बुकलेट to find
दी आंसर। अब डेटा बुकलेट से आप आंसर निकालें, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ आंसर कैसे निकालें। ए कैसे सॉल्व होगा। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इनमें से किसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अपने नेबर से ज्यादा है। तो भाई ए कौन है, ए मैग्नीशियम है, ठीक है, ठीक है। तो नेबर्स ऑफ मैग्नीशियम आर सोडियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। एंड नेबर्स ऑफ एल्यूमिनियम आर मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। इस तरह आपने सबके नेबर्स निकालने, ठीक है। और आपने फिर डेटा बुकलेट खोलनी है। इस तरह डेटा बुकलेट खोलनी है। डेटा बुकलेट में आपने जाना है आयनाइजेशन एनर्जी पे। ये आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। अब जैसे पहले ए के लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम की जो है ना, मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज दिस। क्या ये अपने दोनों नेबर से ज्यादा है। इसका नेबर ये रहा, इसका नेबर ये रहा 1450। क्या दोनों नेबर से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। तो ये वाला जो नेबर वाला फैक्ट है ना, ये तो हो गया गलत, ए आंसर नहीं है, क्योंकि सोडियम से कम है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। अब हम अगर सेकंड नेबर सिलेक्शन देखते हैं, तो सेकंड नेबर सिलेक्शन हमारे पास ये थी। तो क्या ये एनर्जी अपने दोनों नेबर्स से ज्यादा है, और वो ज्यादा है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके हिसाब से आपके पास इसमें एनर्जी ज्यादा है। अब मैं ये एनर्जी यहाँ लिख देता हूँ ना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहे। तो एल्यूमिनियम की निकली है सेकंड आंसर 1820। मैग्नीशियम की एनर्जी सेकंड निकली, और सिलिकॉन की निकली है 1580। 1580। इस हिसाब से दिस वन इज हायर, ठीक है। ये बात समझ में आई बेटा सबको, कैसे सॉल्व होना था ये। मली पड़ रही है अकेले बस। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं यहाँ रेफर करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 की जो थ्योरी है और 10 की थ्योरी सेम है, ठीक है। 10 में थ्योरी में लिखूंगा सेम है 7। थ्योरी सेम एज क्वेश्चन पीरियड। हमें पता है कि ये बनना चाहिए आपका ग्रुप 1, ये होना चाहिए ग्रुप 8, और ये वो लार्ज इंक्रीज डिक्रीज है जो आता है। उस हिसाब से ये बनना चाहिए ग्रुप 7 का फ्लोरीन होगा। ये फ्लोरीन, दिस मस्ट बी फ्लोरीन, क्योंकि उन्होंने पूछा था फर्स्ट बने हुए, इसमें पहला फ्लोरीन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन। तो इसमें आपके पीरियड एक्सप्लेनेशन। तो फास्फोरस 15 है, सिलिकॉन 14 है। तो पहले 14 की आयनाइजेशन एनर्जी लिखते हैं।
सिलिकॉन 14 लिखते हैं, फॉस्फोरस 15 बाद में लिखें। सिलिकॉन 14 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p2, 3p3। 3p2 का मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इन दो में से कोई एक है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इन तीन में से कोई एक है। अच्छा, फॉस्फोरस की एनर्जी कितनी बन रही है हमारे पास? फॉस्फोरस की बन रही है 1060 और सिलिकॉन की 786। 1060 और ये एनर्जी है 786। तो ये ज्यादा क्यों है? एक ही वजह नजर आती है हमें कि एस्केप है, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, दोनों अनपेयर्ड हैं, दोनों सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से निकल रहे हैं, सेम एनर्जी लेवल में से निकल रहे हैं, शील्डिंग सेम है, कुछ चेंज नहीं है, सेम शील्डिंग है, सेम ऑर्बिटल है, बोथ अनपेयर्ड हैं, ओनली प्रोटॉन्स डिफर, सिर्फ प्रोटॉन डिफर होते हैं इन दोनों में। तो इस वजह से हमारा आंसर है फॉस्फोरस एटम हैज वन मोर न्यूक्लियस। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन 12 के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए बहुत आसान है। इसके लिए आप क्या करेंगे? यूज डाटा बुकलेट। ठीक है, डाटा बुकलेट यूज करें। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस आर गिवन। एटॉमिक और आयोनिक रेडियस गिवन है। फॉर मिसिंग वैल्यूज यूज कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक और आयनिक रेडियस का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा पीरियोडिसिटी में। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे क्योंकि इसमें से कुछ को डेटा बुकलेट में नहीं मिलेगा, वो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये इसकी जो थ्योरी है ये है सेम एज क्वेश्चन 1। दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। ठीक है, उस हिसाब से डायग्राम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 किससे मिलती है, जरा गौर से देखें। ये क्या शो कर रहा है? दिस शोज टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। सो इसका मतलब है दिस मस्ट बी इन ग्रुप 2। ये ग्रुप 2 में होगा, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसमें ट्रिक ये है कि second ionization energy of sodium is Na gas positive forms Na gas 2 positive plus E, which is not given। ठीक है, ये given ही नहीं है। Hence use the answers to get sense of this question।
स्टूडेंट को ना शुरू में समझ में नहीं आता कि यार ये क्या करना है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तो स्टूडेंट को पता है कि भाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसे कहते हैं, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है सोडियम की। अभी आपको कहीं दिख ही नहीं रही, ठीक है, नहीं दिख रही ना। अब आप ना आंसर से सेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि यार वो करवाना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि वो बोल रहा है कि यार इसको ए में वो बोल रहा है कि डब्लू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले पता है डब्लू है क्या? डब्लू है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। डब्लू क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें सोडियम की, तो क्या वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बन जाती है? तो इसके लिए हम डाटा बुकलेट में जाते हैं। डाटा बुकलेट में ये थी सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये थी सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन। इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या वो सेकंड के बराबर आ रही है? ये सेकंड है, इसके बराबर आ रही है। ए का मतलब ये है, इसको वो डब्ल्यू कह रहा है, इसको डब्ल्यू कह रहा है 494 को। 494 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4560 बनेगा? नहीं बनेगा, 1000 भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो 494 इंटू 2 इज नॉट 4560, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि x में से w निकालो। तो व्हाट इज w? तो हमें पता है फर्स्ट आयनाइजेशन। व्हाट इज x? x जो है ना, x इज द सम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड आयनाइजेशन। दिस w जो है, w इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। x जो है ना, x जो है वो फर्स्ट प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि डायरेक्टली 2 प्लस बन गया है, डायरेक्टली 2 प्लस बन गया है जीरो से। तो उसमें फर्स्ट भी आई है, सेकंड भी आई है। तो फर्स्ट प्लस सेवन में से, फर्स्ट प्लस सेकंड में से अगर फर्स्ट निकाल दें तो क्या बचेगा? जी भाई, तो ये हमारा आंसर है, सेकंड बचेगा सिर्फ। जी समझ में आया बेटा सबको? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। इसके बाद इसकी जो थ्योरी है वो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वाली थ्योरी है कि आप निकालेंगे इसका ग्रुप, तो इसका लार्ज इंक्रीज कहाँ है? लार्ज इंक्रीज बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। ग्रुप 5 मेंबर है ये। अब ग्रुप 5 पे जो है ना, वो 3 का चार्ज आता है, हेलोजन पे 1 का चार्ज आता है, इसलिए HCl3 फॉर्मूला बनेगा इसका। सी इज द आंसर। ये रिपीट हुआ है बेटा, तो दिस इज रिपीटेड MCQ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 था MCQ का, या 2 था, आई थिंक 2 था, ठीक है। MCQ नंबर 2 था, रिपीट हुआ। MCQ नंबर 17 जो है, इसको सॉल्व करना है आपने। तो इसमें हिंट पहले देख लें क्या है। हिंट ये है कि ये आपकी हिंट है, ठीक है। फॉर्म्स x माइनस मीन्स इट इज
इन ग्रुप 7। ग्रुप 7 के ऊपर ही -1 का चार्ज आता है, ठीक है। इसका मतलब वो ग्रुप 7 का है। नहीं बेटा, फॉर्म्स -1 मतलब ग्रुप 7 है। -1 का चार्ज ग्रुप 7 पे आता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यूज डेटा बुकलेट टू मैच गिवन energies with a halogen। अब डेटा बुकलेट में जाएं और ढूंढें कौन सी एनर्जी किस हैलोजन से मैच हो रही है। जी भाई, मिला। डी मिल गया मलिया को, आयोडीन, बिल्कुल डी आयोडीन है। डी आयोडीन से मैच हो रहा है। इन्होंने तो ABCD सारे ही निकाल लिया मलिया ने, वेरी गुड। तो ये मैच हो रही है, मलिया ने बताया है किससे जी। ए मैच हो रहा है पोटेशियम से, ये मैच हो रहा है डेटा, ये कह रही हैं एल्यूमिनियम से, फिर सी ये कह रही है मैच हो रहा है कैल्शियम से, ये मैच हो रहा है कैल्शियम से, और ये मैच हो रहा है आयोडीन से। वेरी गुड। सो डी इज आंसर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने आपसे पूछा हुआ है हाइड्रोजन किसके साथ कोवलेंट कंपाउंड सॉल्व करेगा, सॉल्व बनाएगा। तो पहले तो आपको थ्योरी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन is a non-metal and forms covalent compounds with other non-metals only। एक मिनट बेटा, कॉल आ रही है। सॉरी बेटा।
तो बच्चे को ये थ्योरी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है दूसरे नॉन मेटल के साथ, ठीक है। उस हिसाब से फिर दूसरी जो स्टूडेंट को हिंट है यहाँ पर कि ये जो है ना ये पीरियड ट्रेंड है, पीरियड ट्रेंड है ये। उस हिसाब से ए जो है ना वो ग्रुप 7 है, बी जो है वो ग्रुप 8 है, सी जो है वो ग्रुप 1 है और डी जो है ना वो ग्रुप 2 है। उस हिसाब से हेलो नॉन मेटल जो है ना ये नॉन मेटल है सिर्फ। तो ये आपका आंसर है भाई। तो ए इज आंसर, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। 18 का क्लियर है यहाँ तक बेटा सबको? तो ये बहुत आसान है। 19 के लिए यूज डाटा बुकलेट। डाटा बुकलेट में ये सारे एटम्स दिए हुए, आयंस दिए हुए, वहां से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 20 के लिए भी यूज डाटा बुकलेट, यूज डाटा बुकलेट, ये भी वहां से सॉल्व हो जाएगा दोनों। हम इंशाल्लाह कल की क्लास में 21 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, सही है। आज यहीं तक रखते हैं। और आप सबको ये सब कुछ जो है ना वो मैं एक साथ कल, आज नहीं सेंड कर रहा, कल सेंड कर दूंगा। जब मैं पूरा करा लूंगा ना तो एक साथ डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा आप लोगों को ये वाला, ठीक है बेटा। किसी का कुछ और सवाल? देखो मार्किंग स्कीम को फर्दर हम छोड़ दो, जो आपका आंसर सही आ रहा है ना डाटा बुकलेट से वही होगा। मैं खुद भी सॉल्व कराऊंगा ना तो वो करवा लूंगा। जी क्या पूछ रही है बेटा? हैंड रेज हुआ है आपका, माइक अनम्यूट करके पूछ लो। नहीं पूछना, चले ठीक है, बाकी कल सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज।